मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा का बदलता स्वरूप। मित्रों, एक बार आपसे फिर वही कहेंगे कि लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दिया कीजिए, ठीक है। बाकी ये भी चैप्टर आपका बहुत ही इजी है और इजी इतना है कि हमने इसको और भी इजी भाषा में हमने लिख दिया है। हालांकि समझाने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, ना आपको समझने में दिक्कत होगी, बशर्ते आपको याद रखना है उसको, ठीक है। थोड़ा ओपन माइंड से बच्चों आप लोग वीडियो सुना करें, ठीक है। ओपन माइंड से जब आप सुनेंगे तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल कंफर्म होती जाएंगी, क्योंकि बहुत इजी सब्जेक्ट है आपका, ये बहुत इजी पेपर भी है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा का बदलता स्वरूप, इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रारंभ से लेकर आज तक कैसे स्वरूप बदला, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी, कैसे कैसे लोग अपने आप को मानते थे कि ये हमारे लिए खतरा है, ठीक है। कहाँ कैसे खतरा होता था, क्या खतरा होता था, आज का स्वरूप कैसा है, ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। पहले बहुत सारी चीज़ों का हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जैसे किसी चीज़ का अगर डर लग जाए ना, तो छोटी छोटी चीज़ों का डर नहीं रहता, डायरेक्ट जो है बड़ी चीज़ का डर ही सताता रहता है, ठीक है। इसी तरह पहले युद्ध ज़्यादा होते थे, तो युद्धों के समय में तो युद्ध पर ज़्यादा ध्यान होता था। उसके बाद बगल में पर्यावरण कैसे खराब हो रहा है, कैसे बीमारियां आ रही हैं, कैसे लोग भूख से मर रहे हैं, उधर ध्यान कम जाता था। यहाँ तक कि यूँ हम कह सकते हैं कि सारी बीमारियों की जड़, सारी भूखमरी की जड़ युद्ध ही होता था, तो कोई गलत नहीं होगा। युद्ध कहाँ से होता था, कैसे होता था, इसको हम लोग स्वयं आगे आज हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत केवल सैनिक आक्रमण को ही रखा जाता था, क्योंकि उस समय जो भी राष्ट्र पर खतरे मौजूद होते थे वो केवल सैनिक खतरे होते थे। ये खतरे इतने अधिक होते थे कि इनके सामने पर्यावरण, महामारी आदि अन्य खतरे दृष्टिगोचर ही नहीं होते थे। मित्रों, आप जानते हैं, पूरा इतिहास आप पढ़िए, युद्धों का इतिहास भरा पड़ा है। जो क्या बोलते हैं, चाहे प्राचीन इतिहास पढ़िए, चाहे मध्यकालीन पढ़िए, चाहे आधुनिक इतिहास पढ़िए, जब देखिए लड़ाई लड़ाई लड़ाई, नए नए राजवंशों की स्थापना। राजवंशों की स्थापना में आप जानते हैं, बिना युद्ध, बिना कत्ल, बिना जो है हत्याओं के कोई राजवंश स्थापित हुआ ही नहीं, ठीक है। चलिए, लोग महामारी से मारे जाते थे, युद्धों में मारे जाते थे, युद्धों में खाद्यान्न और खेती नष्ट होती थी, युद्धों में एवं युद्धों के बाद होने वाले नरसंहार, खून खराबा आदि के कारण, फड़ी गली लाशों के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता था। इसी प्रदूषण के कारण महामारियां भी आती थी, इसलिए अधिकांश खतरे का कारण युद्धों को ही माना जाता था। मित्रों, आप लोग जानते हैं, ज़्यादातर युद्धों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो ज़्यादा युद्ध कहाँ होते थे, नदियों के किनारे होते थे। अब आप बताइए, कोई नदी पार करके भागने के प्रयास में मारा गया, नदियों में ना जाने कितनी लाशें उसी में पड़ी रह जाती थी। अब क्या उसका दाह संस्कार होता था? कौन करेगा दाह संस्कार? विजेता राष्ट्र तो जो है राज्य पे अधिकार करने के बाद वो तो भूल जाते थे कि कहीं पे लाशें, कोई लायक अगर जो है राजा होता था तो वही भले उन लाशों का दाह संस्कार करवा दे। बाकी जितने भी आक्रांता बाहर से आए हैं, कोई भी लाशों का कोई दाह संस्कार नहीं कराता। यानी क्या मतलब, जो जहाँ पर पड़ा हुआ है वहीं पर फड़ गल जाता है, जैसे आज के समय में जानवर मरते थे। बाकी अगर वहाँ पर उनके घर वाले अगर जिंदा होते थे मित्रों, तो वो आके लाशों को उठा ले जाते थे। लेकिन आप जानते हैं, जो पराजित राज्य होते हैं, उनके राज्यों में जाकर वहाँ जो बुरी तरह से कत्लेआम होता था, नरसंहार, हत्याएं, बलात्कार, इन सब का जो दौर होता था, तो हमें नहीं लगता कि वो जो है कोई अपने परिवारजनों को लेने जो है वहाँ पर जा पाता हो, क्योंकि उनकी सुरक्षा के ऊपर खुद भी खतरा मंडराते रहते थे, ठीक है। यानी पराजित राष्ट्र के साथ क्या होता था, ये इतिहास में छुपा हुआ है, ठीक है। तो उसी के कारण जो, मान लीजिए उस समय पानी वगैरह, पानी के स्रोत क्या होते थे, नदियाँ होती थी, नदियों का पानी लोग पीते थे, तालाबों का पानी पीते थे, और उसी में फड़ी गली लाशें जो है, उससे प्रदूषण तो बढ़ता ही था, उसको पीकर लोग बीमार पड़ते थे, ना जाने कितने कितने लोग मर जाते थे। और फिर दवाओं की उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, सब वही आयुर्वेद होता था, अंग्रेज जो है एलोपैथ लेके आए, ठीक है। बाकी पहले वही आयुर्वेद होता था, और आयुर्वेद आप जानते ही हैं कि लंबे समय तक बहुत कारगर इलाज जो है तुरंत के लिए नहीं होता, ठीक है। चलिए, तो महामारियां वगैरह जो भी आती थी, अधिकांश जो कारण है, अधिकांश जो खतरे होते थे, चाहे पर्यावरण का हो, चाहे नरसंहार का हो, चाहे युद्धों का हो, चाहे जो भी हो, हर का वह भुखमरी का हो, क्योंकि युद्ध होते थे खेतों में, खलिहानों में, कहीं भी हो सकता था। सेनाएं जो चलती थी तो कोई आज की तरह पक्की रोड तो होती नहीं थी, आराम से खेतों से रौंदते हुए चली आती थी। फसलें नष्ट होती हैं तो हो जाने दो, किसको इसकी चिंता नहीं होती थी, किसी को चिंता नहीं होती थी,
क्योंकि आक्रांताओं को इस बात के लिए चिंता नहीं होती कि किसी राज्य में जाकर वो फसलों और खेती को नष्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई चिंता नहीं करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्व के मुकाबले में ऐसा परिवर्तन आया कि राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा व्यापक होती चली गई। विज्ञान और तकनीकी के हर क्षेत्र में विकास ने जहां एक और मानव जीवन को सरल बनाया, वहीं अनेक प्रकार के खतरे भी उत्पन्न कर दिए। मित्रों, ऐसे ये चैप्टर जो हम आप लोग पढ़ रहे हैं, इसको हम कई बार रिपीट भी कर चुके हैं पिछले समय में, कई पेपर में भी हम रिपीट किए हैं। जहाँ पर थोड़ा बहुत भी आया है उसको हमने रिपीट किया है इसी को, ठीक है। बढ़ते खतरे के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा व्यापक होती चली गई। यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा में हितों को पहले और युद्ध को केवल हितों की प्राप्ति एवं उन्हें बनाए रखने के साधन के रूप में प्रदर्शित किया, जबकि शुरुआत से ही युद्ध में विजय और पराजय को ही सुरक्षा और असुरक्षा की संज्ञा दी जाती थी, ठीक है। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिवर्तन और राष्ट्रीय सुरक्षा के बढ़ते क्षेत्र, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या परिवर्तन आया है। राष्ट्रीय सुरक्षा का जो हम कहते हैं सुरक्षा की अवधारणा व्यापक हो गई है, तो सुरक्षा के क्षेत्र में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा को ऐसे भी कहा जाता है, एक राष्ट्र को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता जब जब पड़ती है, वो सभी चीज़ें उस समय उसके हितों की श्रेणी में आते हैं, और उन्हीं हितों की सुरक्षा, उन्हीं हितों को बचाए रखना, बढ़ाना, विकसित करना, वो सारी चीज़ें राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में आ जाती हैं। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि हमें कब हमारे लिए किस चीज़ की ज़रूरत है या कब हमें किस प्रकार की सुरक्षा हमको चाहिए, ठीक है, नहीं कह सकते इसको हम। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैज्ञानिक क्षेत्र में विकास और अनुसंधान के कारण निम्न प्रमुख परिवर्तन आया, जिसने सुरक्षा के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया। सामूहिक विनाश के हथियारों का निर्माण, जिनमें परमाणु बम, रासायनिक एवं जैविक हथियार, न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम, विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपास्त्र, लड़ाकू विमान आदि ने संपूर्ण मानव जाति की सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न कर दिया। पूर्व के मुकाबले युद्धों में कमी। भैया परमाणु हथियार वाले युद्ध, परमाणु हथियार अगर दो राष्ट्रों के पास है तो आपस में दोनों युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि युद्ध करेंगे तो महाविनाश होगा। महाविनाश का मतलब ही है कि संपूर्ण धरती पर से परमाणु अस्त्र जब फूटेंगे तो संपूर्ण धरती नष्ट हो जाएगी, क्योंकि महाशक्तियों के अड्डे केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है, विश्व के संपूर्ण क्षेत्रों में उनके अड्डे मौजूद हैं। अब आक्रमण होगा तो हर अड्डों पे होगा और हर अड्डों पे आक्रमण भी होगा, तो इसका मतलब यही है कि संपूर्ण विश्व जो है आग की गर्त में समा जाएगा। यूँ कह सकते हैं संपूर्ण विश्व जो है जलकर राख हो जाएगा, ठीक है। पूर्व के मुकाबले युद्धों में कमी। मेडिकल साइंस की सफलता में मृत्यु दर में कमी से जनसंख्या में वृद्धि के कारण कुछ खतरे उत्पन्न हुए हैं। अब यही देखिए, वही युद्धों में कमी आई, लोग ज़्यादा जीवित रहने लगे। मेडिकल साइंस ने सफलता प्राप्त की, मरने वालों की संख्या उनकी और बढ़ गई, और उनके बढ़ने से जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी खतरे पैदा हो गए, ठीक है। चलिए क्या क्या खतरे पैदा हुए हैं देख लीजिए। खाद्यान्न सुरक्षा, ज़्यादा जनसंख्या होगी तो खाने की चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक होगा। हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में ज़्यादा फैलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं तो हम लोग पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, ठीक है। आवास के लिए जंगलों की कटाई से पर्यावरण के खतरे। अधिक उत्पाद के लिए कीटनाशक दवाओं, जब ज़्यादा ज़रूरत, ज़्यादा जनसंख्या हो गई तो ज़्यादा पैदावार चाहिए, ज़्यादा पैदावार चाहिए तो उसमें जो है उर्वरक खादों और दवाओं का प्रयोग हो रहा है, जिसके कारण हम लोग वही जहरीली दवाओं के प्रयोग हुए अन्न को प्राप्त करके हम लोग खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। फिर मेडिकल साइंस में आते हैं, मेडिकल हम लोगों को बचा रहा है, ठीक है। चलिए, खादों का प्रयोग से उत्पन्न खाद्यान्न स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक। कीटनाशक दवाओं एवं उर्वरकों के प्रयोग से स्वास्थ्य एवं पर्यावरण दोनों का नुकसान होता रहा, हो भी रहा है अभी भी। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर खतरा। अच्छा मित्रों, एक बात आप बताइए, आप लोग जो है विषैला अनाज खाकर मरना चाहेंगे, या जो है कहने का मतलब विषैला अनाज खाकर धीरे धीरे मरना चाहेंगे, या भूखे रहकर इकट्ठा मरना चाहेंगे? आप सीधे कहेंगे कि जो अन्न मिलता है वही खाइए, मानते हैं कि थोड़ा सा विफैला ही सही। चलिए, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर खतरा। जैसे हम लोग जानते हैं आज के समय में तेल, कोयला, यही सब ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, प्रारंभ से ही रहे हैं, लेकिन आज नहीं तो कल खत्म होना ही है इनको,
ठीक है, यानी तेल, कोयला, गैस आदि आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद के लिए अन्य विकल्पों की तलाश जारी है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या मित्रों वही चीज़ है जो एक बार हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में खतरे पढ़ चुके हैं पहले, उसी चीज़ को एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, जंगलों की कटाई एवं प्रदूषण के कारण ओजोन गैस की परत का कमजोर होना, जिससे धरती पर गर्मी का अधिक बढ़ जाना, ये ओजोन ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। औद्योगिकरण, यानी जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं सुरक्षा के प्रति, हम लोग उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। औद्योगिकरण से उत्पन्न पर्यावरण के खतरे, वही है औद्योगिकरण, यानी फैक्ट्रियों में निर्माण, यानी कुटीर उद्योग की समाप्ति और जो है औद्योगिकरण की शुरुआत। औद्योगिकरण के कारण चिमनियों से निकलने वाला धुआं वातावरण को और उसके बढ़ते अवशेष नदियों में जाकर जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं। मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण को खतरा। फाइबर खतरा के बारे में आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर और इंटरनेट का खतरा। आज कंप्यूटरीकृत संपूर्ण विश्व हो गया है, संपूर्ण राष्ट्र हो गया है, राष्ट्र का हर क्षेत्र हो गया है, इसलिए फाइबर खतरा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। यानी इतना बढ़िया विकासात्मक हथियार को हम, विकासात्मक उपकरण यानी कंप्यूटर को हम लोग जो है एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अगला, वैज्ञानिक रक्षा उपकरणों के परीक्षण से लगातार पर्यावरण प्रदूषित होता है। ओजोन मंडल का क्षरण, वही समताप मंडल जहाँ पर ओजोन मंडल है, ओजोन मंडल जहाँ पर जो है परीक्षण होते हैं, क्या बोलते हैं, प्रक्षेपास्त्रों का, वहीं पे ज़्यादातर जो है ये हवाई जहाज़ें उड़ती हैं। तो हवाई जहाज़ों के उड़ने से उसमें जो धुआं वगैरह निकलता है वो भी ओजोन परत को क्षय करता है। तो कई चीज़ें लगातार हो रही हैं, ग्रीन हाउस गैस, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि ओजोन परत को भी क्षय कर रही हैं। और ये ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है, प्रदूषण भी हो रहा है, पर्यावरण भी खराब हो रहा है। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या, भाई जब जनसंख्या बढ़ जाएगी, मरने देंगे नहीं हम लोग। मेडिकल साइंस से इतना विकसित कर दिए हैं कि लोगों को हम लोग मौत के मुंह से बचा के ला रहे हैं। जब बचा के ला रहे हैं तो उनके लिए भोजन की प्रॉब्लम होगी ही, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो बेरोजगारी भी होगी। ठीक है, तो ये भी समस्या तो बढ़ेगी ही। आतंकवाद की समस्या, और आज के समय में आतंकवाद संपूर्ण विश्व के लिए खतरा है, और आतंकवाद, जो राष्ट्र कमज़ोर होते हैं वही आतंक का सहारा लेते हैं। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ मित्रों आप लोगों के समझ में कुछ ना कुछ जरूर आया होगा। तब तक आप लोग पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मित्रों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है मित्रों, एक बार आपसे हम फिर कहेंगे, प्लीज़ आप लोग PDF मत मांगिए, क्योंकि हम PDF मित्र आपको दे नहीं पाएंगे और हमारे पास है भी नहीं PDF। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो आप आराम से किताब खरीद लीजिए। ठीक है, PDF मत मांगा कीजिए, क्योंकि हम कभी कभी बड़ा मायूस हो जाते हैं जब आप लोग, क्योंकि एक बार हम आपसे कई बार बोल भी चुके हैं कि PDF मत मांगा कीजिए। अगर लिखना हो तो हम कहते हैं आप लोग आराम से इसी तरह जो है, जिस तरह हमने मैटर को लिखा है, आप बेटा लिख लिया कीजिए। ठीक है, मेहनत करिए थोड़ा सा। हमारे लिए वे बच्चे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जिनके पास पढ़ने की व्यवस्था नहीं है लेकिन पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लिया कीजिए, PDF की मांग मत किया कीजिए, क्योंकि हम मजबूर हैं। ठीक है, चलिए, पढ़िए, लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।